Hello students, welcome to my channel Mohsin Explain GSEB Medicine. In this video हम लोग गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 14 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2 को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम लोग हिमालय को सबसे पहले दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें. अब इस हिमालय को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट दैट नॉर्दर्न हिमालयन रीजन and another one is eastern Himalayan region. Now first of all we will go for a northern Himalayan region. अब नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की अगर हम लोग थोड़ी बहुत लोकेशन अगर समझें, अगर वर्ल्ड मैप में अगर हम लोग आते हैं सो यहाँ पे हम लोग इंडिया के मैप में हम लोग आ चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका ग्रेटर हिमालयन रीजन. पूरा ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा आपका हिमालयन रीजन में आता है. नाउ अब हम लोग इसको और आसान करने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये हमारा जो है दैट इज़ हमारा नॉर्दर्न हिमालय और ये जो पूरा रीजन है ये है हमारा ईस्टर्न हिमालय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस हिमालयन रीजन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. अब इस हिमालयन रीजन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी जो है हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में पूरी तरीके से बनी हुई है. ठीक है, हम लोग पहले इस रेंजेस के तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे. ये जो आपको एक जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये हमारी फर्स्ट रेंज है. ये हमारी अगर देखा जाए तो सेकंड, इसके बाद जो नीचे हमारी आती है ये हमारी आती है थर्ड रेंज. मतलब ओवरऑल ये हमारी जो फर्स्ट रेंज है, ये हमारी जो सेकेंड रेंज है और ये हमारी जो है थर्ड रेंज है. 3 रेंजेस में है डिवाइडेड है पूरा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मेन रेंज थर्ड रेंज जो इंडिया से पास ऑन होती है और रिमेनिंग जो 2 रेंज है वो कुछ पोर्शन में नेपाल से पास हो जाती है और लेकिन आगे चल के वो अगेन इंडिया के अंदर वो मर्जअप हो जाती है. सो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाए, आपको और आसानी से समझ में आ सके. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट दैट नॉर्दर्न रेंजेस इज़ कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय. अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो रेंज है ये 3 रेंजेस में है. जो सबसे पहले जो हमारी जो है वो नॉर्दर्न रेंजेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 रेंजेस में है. अब ये जो रेंज है दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न रेंज. ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादातर आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. तकरीबन 40 से ज़्यादा यहाँ पे आपके पूरे पहाड़ लोकेटेड हैं और ज़्यादातर पहाड़ों की हाइट 7 किलोमीटर से ऊंची है, जिसमें सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो आपका है माउंट एवरेस्ट. और सब पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जिसकी हाइट तकरीबन 8,848 मीटर्स, तकरीबन आपका 8.85 किलोमीटर्स के अंदाज़न है. यानी आप समझ लीजिए कि अब ये कितना ऊँचा होगा. अब ये वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी दुनिया में सबसे ऊँचा, लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये हमारे नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है. सो अब ये हो गया हमारा मेन माउंटेन्स है जो नॉर्दर्न है, जो हमारा फर्स्ट लेयर की अब हमने बात कर ली है. अब हम आते हैं सेकेंड लेयर की, अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड रेंजर. अब ये जो आपकी जो सेंट्रल पार्ट है ये आपकी कहलाती है सेंट्रल हिमालय. अब इसकी हाइट अगर देखा जाए तो इसकी जो हाइट है इसकी हाइट से बहुत कम है और इनकी जो चौड़ाई है तकरीबन आपकी 80 से लेके 100 किलोमीटर तक के बीच में ये फैला हुआ है चौड़ाई. नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे जैसा अभी हम लोगों ने मैप में आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ ताकि आपको और आइडिया आ जाए. सो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रेंजेस चलती हैं. आपकी एक ये रेंज चल रही है, देन आपकी एक ये वाइट वाली जहाँ पे ये रेंज चल रही है और लास्ट आपकी जो रेंज है वो ये ब्राउन कलर की है. ये रेंजेस पूरी है यहाँ पर. ठीक है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट रेंजेस की बात करी है, ये रेंजेस की हम लोग बात करें जो रेंज बहुत चौड़ी है. और ये तीनों रेंजेस को अगर मिलाया जाए तो इनकी जो चौड़ाई है तकरीबन 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर. यानी अगर आप यहाँ पर से चलते और आपको यहाँ पर आना है तो तकरीबन आपको 320 किलोमीटर के आसपास आपको कवर करना पड़ेगा. ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक है, यहाँ पे पतली है, पर अगेन यहाँ पर उससे पतली है. सो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसीलिए 240 किलोमीटर से स्टार्ट करके 320, यानी यहाँ पे ये ज़्यादा चौड़ा है.
नाउ अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे साइड पे आ जाते हैं, थर्ड रेंजेस में हम लोग आ जाते हैं। इसको हम चलिए अब स्टडी करते हैं। नाउ अब हमारा जो थर्ड रेंज है, ठीक है, ये तकरीबन अगर आपका सेकंड रेंज है, इसमें आपके फेमस पीर पेंजल, महाभारत, नक्तिबा, ये जैसे ये जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियां हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी हिल स्टेशन भी आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो देखा जाए मॉडरेटली इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड रेंजेस। थर्ड रेंजेस का ज़्यादातर हिस्सा हमारे इंडिया में है और इसीलिए हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। और इस पहाड़ की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के बीच में ये चौड़ा है। और यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो ज़्यादातर आपके 1 किलोमीटर के ऊंचाई यानी उनकी हाइट है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये हमारी हो गई फर्स्ट रेंज, जहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है। और ये आपका है इंडिया ने चाइना और नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, अब ये है आपकी सेकंड रेंजेस है और ये है आपकी थर्ड रेंजेस। अब ये थर्ड रेंजेस, इसको हम लोग शिवालिक रेंजेस भी हम लोग कहते हैं। नाउ अब अभी तक हम लोगों ने इसको स्टडी किया। ये हम लोगों ने हम लोग नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस को अभी स्टडी किया। ये आपका क्या है नॉर्थ साइड पे, तो इसके लिए अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, अब हम लोग आपके इस पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, ईस्टर्न हिमालय। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये ईस्टर्न हिमालय डिस्कस कर, अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस हैव लेसर हाइट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर के, तो उनकी जो हाइट है, यहाँ पर जो पहाड़ों की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जस्ट वेट, लेट्स मी क्लियर दैट थिंग सो दैट इट विल आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट आपका अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ये जो आपका जो रीजन है, ये आपका पूरा ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये आपका भूटान हो गया, ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा है आसाम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर की जो पहाड़ की जो हाइट्स हैं वो इन यहाँ पर के पहाड़ों की हाइटों से बहुत कम है। तकरीबन आपकी ज़्यादातर ऑन एन एवरेज हाइट है 1 किलोमीटर। और सेकंड बेनिफिट अगर देखा जाए, यहाँ पर से जो भी वाटर वेपर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भी ऐसा वाइट, ये बर्फ़ है, आपका स्नो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब जो वाटर वेपर यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचता है, कंडेंस होता है यहाँ पे बारिश। और ये जो रीजन है आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश गिरने वालों रीजन में से एक है। जी हाँ, आसाम आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है। अब सबसे ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से यहाँ पे जो है जंगल बहुत ही ज़्यादा डेंसली घने हैं। और ये एरिया ऐसा है एक तरीके से पूरी तरीके से पूरा जंगली एरिया है और रिमोट एरिया भी कह सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवेज नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये पहाड़ी रीजन है पूरा। ये हो गया हमारी थोड़ी सी झलक ईस्टर्न पार्ट की। अब यहाँ पे देखें जैसे माउंटेनियस रीजन हैव मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड हियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन is located between the northern mountainous region and the southern peninsula। ये हमारा हो गया northern mountainous region और ये हो गया हमारा southern peninsular region। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये जो आपका जो है, ये मोस्टली ऑफ जो आपका ग्रीन पार्ट है, जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये तो आपका हो गया बांग्लादेश। तो हम लोग इसको स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है ग्रीन पार्ट, ये है आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आपका पूरा है मलबा प्लेटू, ये आपका हो गया डेक्कन प्लेटू, ये आपका हो गया हिमालयन रेंजेस और ये आपका रीजन जो बच रहा है ये है आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जहाँ जहाँ तक आपको हरियाली दिख रही है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन। अब इनको नॉर्दर्न प्लेन क्यों कहते हैं, ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा समझनी होगी। नॉर्दर्न प्लेन्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ये जो गंगा रिवर है आपकी, ठीक है, ये गंगा रिवर है और आपकी
ये गंगा रिवर है ना, ये पहाड़ियों से इमर्ज होती है, ठीक है, यहाँ पर से ये हिमालय से ये इमर्ज होती है। और जब ये अपने साथ आते हैं ना तो ये पहाड़ों से पानी घिसते हुए आता है, तो इनसे जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल और जो रॉक पार्टिकल निकलते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्यूवल सॉइल, ठीक है। ऑल्यूवल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देते हैं, पर लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और आपकी फॉस्फोरस की भी कमी होती है। लेकिन इसको अगर फर्टाइल बनाना है तो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिला देंगे, ये ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो ये जब गंगा नदी से जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर आते हैं और फिर बाढ़ की वजह से ये पूरी जगह रीजन में फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से इनको यहाँ पर ऑल्यूवल सॉइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। रीज़न समझ में आ गया कि ऑल्यूवल सॉइल कहाँ से आता है। जी हाँ, ये हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं ये अपने साथ में पानी के घर्षण की वजह से पहाड़ घिसते हैं, और उनके साथ में जो डस्ट पार्टिकल जैसे ड्यूनिडेशन डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर आते हैं, रिवर बेड में बैठ जाते हैं, फिर बाढ़ या पानी ज़्यादा फोर्स की वजह से ये सब रीजन में फैल जाते हैं और ये रीजन को मोस्टली फर्टाइल कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये ज़मीन आपकी उपजाऊ हो जाती है। सो ये थी थोड़ी झलक आपके ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स की। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक इज़ दैट अब यहाँ पे कौन कौन सी आपके नदियों से आपका जो आता है, एक तो आपका गंगा बताया, दूसरा आपका सतलज है, तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्रा। अब दिस प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब ये प्लेन की लंबाई अगर देखा जाए ना तकरीबन 2400 किलोमीटर की है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। और आपका जो ये नॉर्दर्न प्लेन जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये तकरीबन 2400 किलोमीटर एरिया के में फैला हुआ है, और ये जो प्लेन है पूरी दुनिया में सबसे बड़े प्लेन में काउंट होता है, एरिया वाइज, साइज वाइज, फर्टिलिटी वाइज। सो नाउ मूविंग अहेड, सिंधु रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज like झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिट यस, ये रीजन आप देख रहे हैं ना, ये दैट इज़ कंसिडर एज एन सिंधु रीजन। यहाँ पे आपकी देखिए झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, इंडस, ये रिवर यहाँ पर से इमर्ज होती हैं, जिसकी वजह से इनको सिंधु रीजन भी कहा जाता है। नाउ अब अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज़ कॉल्ड डोब। अब बाई चांस सपोज एक नदी बह रही है, अब इसके बीच में कोई एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, दो आब। दो नदियों के बीच में आब यानी पानी होता है। सो नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, अब हम लोग आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हमारा हम लोग ने अभी डिस्कस किया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। अब ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू आपका ये रीजन जो है पूरा, ये पेनिनसुलर क्यों कहते हैं हम लोग, व्हाट डू मीन बाय पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब हमारा इंडिया जो है वो एक अरेबियन सी, नंबर 2 ओशियन, इंडियन ओशियन, नंबर 3 बे ऑफ बंगाल। हमारा इंडिया जो है 1 2 3 तीन साइड से पानी से लोकेटेड है, इसके लिए हम लोग इसको पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला की डिफिनेशन ऐसी लैंड जो तीन तरफ से पानी से लोकेटेड, 1 2 3, तो ये रीजन को पेनिनसुलर होगा। और ये जो हमारा जो पैन डेक्कन प्लेटू है, मलबा प्लेटू, ये हम लोग इसीलिए हम लोग इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू को हम दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। नंबर 1 है हमारा जो है मलबा प्लेटू, दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेटू। सबसे पहले तो मलबा प्लेटू को स्टडी करेंगे। अलावरी रेंजेस इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मलबा प्लेटू। अब हमारी जो अलावरी रेंजेस हैं, लेस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यस नाउ, ठीक है, ये हमारा हो गया अरावली, दैट इज़ ये आपका है अरावली, ये है आपका डेक्कन प्लेटू। हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले। और ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन आपका कहलाता है मलबा प्लेटू, ओके। और ये है आपका डेक्कन प्लेटू। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका आ गया अरावली प्लेटू। अब थोड़ा सा हम लोग अरावली प्लेटू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दैट अरावली प्लेटू इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मलबा, ठीक है। कैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कैसे है पूरा, ये देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक मिनट, लेट मी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग इसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हमारा डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ये जो है आपका पूरा, अब ये जो रीजन है आपका, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। इसके लिए इसको कहा गया है कि दैट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मलवा प्लेटू। ये आपका पूरा मलवा प्लेटू है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ अ फोल्डेड माउंटेन। माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑन दिस रेंज। अब अगर देखेंगे ये जो आपका अरावली है, ये सबका सबसे ज़्यादा वन ऑफ द ओल्डेस्ट और फोल्डेड, यानी एक तरीके से कहा जाए यहाँ पे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं और डेंस हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीजन में आपका माउंट आबू लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन है इंडिया का। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू के बारे में अगर समझा जाए तो ये है हमारा पूरा, यस नाउ ये रीजन जो है हमारा, अब हम लोग जिस रीजन में पढ़ने वाले हैं, ये रीजन हमारा, इसके नीचे वाला जो भी है, ये आपको दिख रही है ना, ताप्ती रिवर के नीचे जो भी है, ये हमारा है पूरा डेक्कन प्लेटू। और ये आपका पूरा एग्जैक्टली मुंबई से आपका स्टार्ट होता है और आपका यहाँ तक जाता है पूरा। सो अब डेक्कन प्लेटू के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दैट नाउ द एवरेज हाइट ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेंज बिटवीन 1900 टू 1000 किलोमीटर। यानी ये डेक्कन प्लेटू की, जो डेक्कन प्लेटू क्या है, अ टेबल लैंड, ये लैंड है और इसके ऊपर इस तरह से अगर एक और ज़मीन का टुकड़ा है, सो ये हमारा प्लेटू होगा। और इसकी जो हाइट है, ये हाइट दिख रही है आपको, ये आपकी होगी तकरीबन 9 to 1 किलोमीटर्स, यानी आपकी 0.9 यानी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है। सो नाउ अब आपका हो गया ये डेक्कन प्लेटू के बारे में हो गया। नाउ आ जाते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन। पेनिनसुलर प्लेटू इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन। अब पेनिनसुलर प्लेटू को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट है और ये हमारा हो गया ईस्टर्न घाट। सो यहाँ पर जितने भी जो समुद्र किनारे के जो एरिया हैं, ये आपका कहलाएगा वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो आपका जो रीजन है यहाँ पर पूरा, ये आपका कहलाएगा ईस्टर्न कोस्ट। दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये हमारा वेस्टर्न हो गया, ये हमारा ईस्टर्न हो गया। नाउ पेनिनसुलर प्लेटू, और ये पूरा गुजरात से लेके हमारा जो कोस्टल प्लेन है, ये आपका यहाँ पर आता है गुजरात, यहाँ पर से स्टार्ट होता है और ये पूरा जाता है केरला तक। और हमारा जो ईस्टर्न है वो यहाँ पर कलकत्ता से हमारा स्टार्ट होता है और जाता है पूरा ये हमारा तमिलनाडु साइड, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये है हमारा केरला और ये है हमारा गुजरात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका ये फैला हुआ है। Okay guys, now moving on to the next topic. Now East Coast Plain is much broader than West Coast Plain. Now हमारा जो ईस्ट कोस्ट प्लेन और हमारा जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है, वेस्ट कोस्ट प्लेन हमारा ईस्ट कोस्ट प्लेन से काफ़ी पतला है। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्कीपिलोगोस के बारे में। अब आर्कीपिलोगोस को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा भी थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था। नाउ अनदर टॉपिक, अभी हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे देश में जो मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स? मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स अगर देखा जाए, सबसे पहले तो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारे खनिज पदार्थ, जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं। और ये तीन टाइप में पाए जाते हैं। एक तो सॉलिड यानी कसा हुआ पत्थर जैसा, लिक्विड पानी वाटर फॉर्म में यानी ये थोड़ा सा लिक्विड रहता है, और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सो सम ऑफ द मिनरल्स जैसे हमारा कोल, एक हो गया कोयला, मिनरल ऑयल जैसे हमारा क्रूड ऑयल जिससे हम लोग का पेट्रोल डीजल मिलता है, और नेचुरल गैस अगर हम लोग कंप्रेस करें तो इसको हम लोग CNG भी कहते हैं, जो हमारे ऑटो रिक्शा में और बसेस में इस्तेमाल होता है। अब ये जो तीनों टाइप्स के जो मिनरल्स है, ये हमारे अलग अलग पत्थर में पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड रॉक में पाए जाते हैं। वाइल्ड स्लेट, आपकी जो वाइट स्लेट होती है वो है, मार्बल, डायमंड, ये सब हमारे
मेटामॉर्फिक रॉक में हमारे पाए जाते हैं। पत्थरों की भी कैटेगरी होती है, जो तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि ये हमारा क्या है, एक सॉलिड मिनरल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम लोग सॉलिड मिनरल में भी काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग मिनरल्स की थोड़ी सी कैटेगरी के बारे में जानते हैं। इसके हम लोग थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मिनरल्स को अगर हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले तो हमें इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, यानी जिससे हम इनको आसानी से पहचान सकें। वैसे मिनरल्स की अगर क्वालिटी अगर देखी जाए तो ये आपका एक आता है मेटालिक फॉर्म में आता है, जैसे आपका कहा जाए तो आपका आयरन, ये आपका रॉ मटेरियल में आता है। फिर आपका आता है कॉपर। देन नॉन मेटालिक आपके ऐसी चीज़ें होती हैं जो तरीके से देखा जाए, फॉर एग्जांपल आपका डायमंड, ये आपका नॉन मेटालिक है। फिर आपका आता है कोल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज में अगर मिनरल्स को देखा जाए तो जैसे कोल, इससे हमारी हीट एनर्जी पैदा होती है। मिनरल ऑयल जैसे हमारा क्रूड ऑयल, इससे भी हमारी हीट एनर्जी पैदा होती है जो व्हीकल्स को चलाने में काम आती है। नेचुरल गैस आपका देखा जाए तो आपका ज़्यादातर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में आपका नेचुरल गैस बहुत इस्तेमाल होता है, और प्लस पावर बनाने में भी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इन तीनों का, कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस का यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल देखा जाए और भी है हमारा, जैसे है हमारा यूरेनियम, थ्योरियम। यूरेनियम हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल आता है, और थ्योरियम भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल होता है। पर लेकिन यूरेनियम एंड थ्योरियम बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, और हाईली रेडियो एक्टिव, यानी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा, ये हो गया हमारा मिनरल के बारे में। अब हमारे जो पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे सॉइल। अब सॉइल अगर देखा जाए तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीकल्चर। हमारी जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए सॉइल एक मेजर रोल प्ले करती है। बिना सॉइल नो एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल बनती कैसे है? सॉइल आपके बनती है डिनोडेशन ऑफ रॉक। डिनोडेशन का मतलब होता है कि ये जो हमारे जो पहाड़ होते हैं, ये ऊंचे ऊंचे जो हमारे पहाड़ पथरीले होते हैं, अब इनमें क्लाइमेटिक असर होता है। अब ये क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से ये जो पत्थर हैं, ड्यू टू हीट, यानी कह सकते हैं हमारा जो समर है, देन रेन, और फिर हमारा होता है कोल्ड। अब पत्थर जो है ये हीट, गर्मी, बारिश और फिर कोल्ड, और फिर कहा जा सकता है हमारा फ्लड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अर्थक्वेक होता है, यानी भूकंप होता है। अब उसकी वजह से ये जो पहाड़ होते हैं ना, धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाते हैं, और एट द एंड में ये पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं। और जब यहाँ पे जब रेन होती है, या फिर एयर, विंड कह सकते हैं, विंड की वजह से ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव होते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन हमारा क्या है कि जब भी आपके जो सॉइल है, या कह सकते हैं रॉक के जो माइन्यूट पार्टिकल हैं, ये रेन और विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब आते हैं, ये जो मूवमेंट है इनका एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, सॉइल इरोजन क्या है? मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल ड्यू टू प्रेशर ऑफ रेन एंड विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। ओके, दैट इज नोन एज द डिनोडेशन, और इससे आपका सॉइल तैयार होता है। अगर आप सॉइल को अगर आप माइक्रोस्कोप में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक्चुअली सॉइल क्या है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, एकदम माइन्यूट पत्थर हैं, जिनका स्ट्रक्चर एकदम रॉक के जैसा होगा। तो आपको बहुत इजीली क्लियर समझ में आ जाएगा कि दैट एक्चुअली सॉइल जो है वो आपकी डेनुडेशन रॉक जब टूट टूट के एकदम छोटे छोटे महीन पार्टिकल बन जाते हैं, उससे आपका फिर सॉइल तैयार होता है। अब ये सॉइल को स्टडी करने के लिए हमारी एक सॉइल रिसर्च टीम है, जिन्होंने इस सॉइल को 6 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1 है, फर्स्ट है ऑलिवल सॉइल। ऑलिवल सॉइल को हम 2 पार्ट में हम समझेंगे, एक है हमारा खादर और दूसरा है हमारा बांगर। ये सॉइल की क्वालिटी होती है। बांगर और कादर एक्चुअली जिस रीजन में ये पाए जाते हैं, उन रीजन को हम लोग बांगर और खादर कहते हैं, ठीक है। ऑलिवल सॉइल आपकी 2 रीजन में पाई जाती है, एक बांगर जो आपका नॉर्दर्न पार्ट, आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है, उसमें आपका जो टॉप मोस्ट रीजन, जैसे आपका पंजाब हो गया, फिर आपका हो गया उत्तराखंड, ये आपका पूरा पड़ेगा कादर रेंज, और आपका जो हो गया यूपी, फिर आपका बिहार, और ये सब आपका पूरा हो गया बांगर रेंज। नेक्स्ट हमारा जो सॉइल है, टाइप है, वो है ब्लैक सॉइल।
द सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब ये जो सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है, ये हमने अभी स्टेट के नाम जाने। और ये ब्लैक सॉइल एक तरीके से देखा जाए गिफ्ट है पेनिनसुलर प्लेटू के लिए। क्यों? क्योंकि ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और ये सॉइल के अंदर कॉटन बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, जिसको हम लोग वाइट गोल्ड के भी नाम से हम लोग वो कॉटन को हम लोग वाइट गोल्ड भी हम लोग कहते हैं। क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो आपका कपड़ा तैयार होता है और हमारे इंडिया के अंदर कपड़े का मार्केट बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा रेड सॉइल। सच सॉइल इज फाउंड इन अ रीजन ऑफ इग्नियस और इग्नियस रॉक। इट्स कलर इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू इट्स फेरस एंड अदर हमस कंटेंट। अब ये रेड सॉइल जो है हमारा इग्नियस क्या है, एक तरीके से प्राइमरी रॉक। सबसे पहला हमारा इग्नियस रॉक बनता है, फिर उसके बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, फिर उसके बाद वो स्ट्रेटिफाइड रॉक। और ये लाल कलर इसलिए होता है कि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और हमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमस आपका क्या होता है कि नेचुरली तरीके से इसमें जब जानवर पेड़ पौधे जब टूट के गिरते हैं तो इस मिट्टी के अंदर वो पड़े रहते हैं और आखिरकार सड़ के एक दिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो एक तरीके से ये जानवर, पहाड़ और इनका जो वेस्ट होता है जो मिट्टी में मिलता है, तो एट द एंड में करके ये सड़ के जब मिट्टी में मिल जाता है तो ये मिट्टी को एक तरीके से उपजाऊ फर्टाइल बना देता है। और हमस जो होता है वो 100% आपका नेचुरल तरीके से तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा लैटेराइट सॉइल। इट इज़ डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। लैटेराइट सॉइल आपकी कैसे तैयार होती है? आपकी इस टाइप की ये मिट्टी होती है जो इरोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका इरोजन की वजह से जो मिट्टी आपकी तैयार होती है दैट इज़ नोन एज लैटेराइट सॉइल। अब ड्यू टू हैवी रेन द हमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंट इनटू लोअर स्ट्रेटा विच इज़ कॉल्ड लीचिंग। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोज बाय चांस ये आपकी ज़मीन है, अब इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे रेन की वजह से जब बारिश इसके ऊपर गिरती है तो सपोज चलो नीचे बनाता हूँ, ये आपका हो गया एक तरीके से लैंड हो गया और इसके ऊपर आपकी सॉइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक्सेसिव बारिश की वजह से यहाँ पे रेन की वजह से यहाँ पर ऊपर जो भी हमस होता है, जो भी कंटेंट होता है वो ज़मीन के नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सॉइल क्या है आपकी, ये सॉइल थोड़ी सी लोमी है, जिसके अंदर लोमी सॉइल के अंदर क्वालिटी होती है कि वो एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये टॉप मोस्ट जो चीज़ होती है वो ज़मीन पे आके बैठ जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज दैट योर माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल दिस सॉइल इज सैंडी एंड पोरस एंड डज नॉट कंटेन हमस। अब ये माउंटेन सॉइल जो है सपोज बाय चांस ये आपका हो गया माउंटेन हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी मिट्टी पाई जाती है इस तरीके की मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल मोस्टली ऑफ सैंडी होती है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, या कह सकते हैं बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है। और ये पोरस एकदम सॉफ्ट होती है और इसके अंदर हमस भी नहीं होता है। सच सॉइल फाउंड इन माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री। ये हमारे ऐसे रीजन में पाई जाती है जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं, जैसे हमारा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर ईस्टर्न हिल ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये मिट्टी इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ योर डेजर्ट सॉइल। सच सॉइल इज़ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड। एरिड और आपका सेमी एरिड ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है गुजरात का हमारा जो सौराष्ट्र एरिया है और कच्छ, भुज, ये एरिया हमारे गुजरात में जहाँ पर कि जो सेमी एरिड है। लेकिन राजस्थान आपका देखा जाए पूरी तरीके से आपका एरिड है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ये पूरा डेजर्ट रीजन है, बालू एरिया। और सर्टेन पार्ट ऑफ पंजाब एंड सर्टेन पार्ट ऑफ हरियाणा। दिस सॉइल हेयर इज़ मोर अल्कलाइन। अल्कलाइन एक तरीके आपका केमिकल होता है और लेस हमस कंटेंट, और इसके अंदर आपका हमस भी बहुत कम होता है। तो अगर आपको यहाँ पे लोग अगर फसलें उगाते हैं तो इसके अंदर लोग क्या करते हैं, फिर फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं, नाइट्रोजन को मिलाते हैं, जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है उस न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे और तब जाके यहाँ पे लोग क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। और क्रॉप भी कौन सी ग्रो होती है, ऐसी फसलें जिनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जैसे हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं खाने में, वो है हमारे पल्सेस यानी दाल, जैसे अरहर की दाल, उड़द की दाल, फिर आपकी मूंग दाल,
ये सब क्या, दाल को उगने के लिए पानी को बहुत कम रिक्वायर होता है। और अलॉन्ग विद दिस ये दाल हो गया, और हमारा होता है ज्वार, फिर बाजरा, एंड देन मिलेट। ये ऐसी फसलें हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। सो गाइस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन शॉर्ट। फिर भी अगर कहीं कोई टॉपिक रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे मुझे एज सुन एज आई रीड योर कमेंट, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपके बाकी डाउट्स को भी मैं पूरा ईजिली और अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।